नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 1D और ग्राफ के बाद। अगला पोर्शन है इस चैप्टर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक तरह का 2 डायमेंशनल मोशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रहे कि 2 डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल हो या कोई और मोशन हो, सारे 2 डायमेंशनल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली सेम है। वो तो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्योंकि सिलेबस में और क्वेश्चंस उसके ज्यादा बनते हैं, इसलिए हम प्रोजेक्टाइल पे फोकस होकर पढ़ते हैं। बट अदरवाइज 2 डायमेंशन मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली सेम है। तो कोई भी 2 डायमेंशन क्वेश्चन आएगा तो वो हमें इसी मेथड से ही करना होगा, मतलब जो बेसिक बातें हैं वो हमेशा सेम रहेंगी। हाँ, प्रोजेक्टाइल में हो सकता है कि हम कुछ फॉर्मूले निकालें जो सिर्फ प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड हो, बट अदरवाइज उस फॉर्मूले तक पहुंचने का जो रास्ता है वो सारे के सारे 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मोशन के लिए सेम होगा। बेसिक बात ये है, देखो, अगर आपको 1 डायमेंशनल मोशन क्लियर है तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो मोशन है वो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशन। ऐसे समझो कि अगर 2 डायमेंशनल मोशन भी है तो ये बेसिकली दो 1 डायमेंशन मोशन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से एक डायमेंशन एक्स एक्सिस है और एक डायमेंशन वाई एक्सिस है, दैट्स इट। और अगर 3 डायमेंशन मोशन है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 1 डायमेंशन मोशन, जिसमें से एक मोशन एक्स के लॉन्ग हो रहा होगा, एक वाई के लॉन्ग हो रहा होगा, एक जेड के लॉन्ग हो रहा होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि जैसे किसी पार्टिकल को हम ग्रेविटी में थ्रो करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी में ज्यादा डिस्कशन होगा, तो अगर हम ग्रेविटी में किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो कब वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा और कब वो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाएगा, बताएगा कोई? क्यों भाई? एक तो ध्यान रखना कि हम लोग ग्रेविटी को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, और जो एयर का रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग एयर ड्रैग भी बोलते हैं, तो एयर ड्रैग इज निग्लिजिबल। मतलब एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ग्रेविटी इसमें कांस्टेंट है। यानी जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो इतनी नहीं है कि ग्रेविटी में हम कोई चेंज कंसीडर करें। तो देखो, अगर हम अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, समझना ध्यान से, या फिर एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, then path of projectile will be straight line। बताओ, ये बात समझ में आती है या कोई डाउट है? मतलब सिंपल सी बात है कि हमें ग्रेविटी में कोई एक पार्टिकल थ्रो करना है, और ग्रेविटी में पार्टिकल थ्रो करने के बाद हमें ये देखना है कि उसका पाथ स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है ना। तो यस सर। स्ट्रेट लाइन होने के लिए ये जो कंडीशन मैंने लिखी वो क्लियर है भाई? जैसे पार्टिकल को हम रिलीज कर दें अगर ग्रेविटी में, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन है। या फिर अगर हम उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकें या उसको हम वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकें, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फेंकने का मतलब यही है कि उसका जो एंगल है वो 180 डिग्री या 0 डिग्री के बराबर है। तो उस केस में पाथ जो है उसका प्रोजेक्टाइल का स्ट्रेट लाइन बनेगा। और दूसरा केस ये हो सकता है, इफ एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड a vector is not equal to 0 degree or 180 degree, then path will be parabola। ठीक है, बोलो। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि 2 डायमेंशन मोशन और 1 डायमेंशन मोशन की कंडीशन क्या है, कि हमको कैसे पता चलेगा कि मोशन 2 डायमेंशन में होने वाला है या 1 डायमेंशन में। ठीक है ना। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, एयर ड्रैग इज निग्लिजिबल, जब हम एयर ड्रैग को निग्लेक्ट करेंगे ना तभी हम उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट ले पाएंगे, क्योंकि एयर ड्रैग की वजह से जो रेजिस्टेंस मिलता है वो उसके पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो फिर वो जनरल मोशन बन गया, फिर उस क्वेश्चन को फिर हमें इस प्रोजेक्टाइल वाले से सॉल्व नहीं करेंगे, फिर उसमें कुछ और ही टेक्निक लगेगी। एयर ड्रैग का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना 1 डायमेंशन में लास्ट क्लास में, कि पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया है, एयर ड्रैग दिया हुआ है,
तो कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो उस टाइप से उसको अटेम्प्ट करना होगा कि हमें किस डायरेक्शन में कितना एयर ड्रैग हमको गिवन है। क्लियर है प्रत्युष आपका डाउट? देन आते हैं सबसे पहले प्रोजेक्टाइल में, और प्रोजेक्टाइल में पहला पॉइंट है हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन पे बनते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि एक्सिस बना लेंगे, एक एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया, और पार्टिकल को हम लोग थ्रो करने वाले हैं ओरिजिन से विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह से जाएगा, यानी ग्राउंड से वो कुछ हाइट तक जाएगा और वापस ग्राउंड पे आके हिट करेगा। मुझे सिर्फ एक बात ये बताओ कि किसी भी टाइम पे क्या ऐसे बोल सकते हैं कि पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है उसकी एक्स डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी है उसकी वाई डायरेक्शन में? क्यों भाई? एक वेलोसिटी है उसकी एक्स डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी है उसकी वाई डायरेक्शन में। तो एक्चुअली है क्या, जैसे मैंने पहले बोला कि कोई भी वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन कुछ नहीं है, टू डायमेंशन का मतलब है कि दो वन डायमेंशन मोशन एक क्वेश्चन एक साथ है। अब ऐसे विजुलाइज करो कि अगर मैं तुमसे कहूं कि ऊपर से मान लो मैंने कोई बॉल थ्रो की है यू स्पीड से थीटा एंगल पे, कोई ग्राउंड है और ऊपर से सनलाइट आ रही है, तो क्या तुम इमेजिन कर पाओगे कि ग्राउंड पे जो उसका शेडो बनेगा वो शेडो कैसे मूव करेगा? बॉल तो इस रास्ते जा रही है, देखना ध्यान से, बॉल तो प्रोजेक्टाइल के रास्ते जा रही है, लेकिन जो उसका शेडो ग्राउंड पे बन रहा है शेडो, तो वो शेडो कैसे जा रहा होगा? तुम बोल सकते हो कि शेडो तो इस तरह से जाएगा सीधे सीधे, बोलो। तो वो जो शेडो का मोशन है ना, वो वन डायमेंशन मोशन हो गया, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। इसी तरह से अगर हम मान लें कि लाइट इधर से भी आ रही है और पीछे वॉल है, लाइट इधर से भी आ रही है और पीछे यानी यहाँ पे ये वॉल है, तो इस वॉल के ऊपर जो शेडो बनेगा सामने वाली लाइट की वजह से, वो शेडो का मूवमेंट कैसा होगा? तो उस शेडो का मूवमेंट ऐसा होगा कि पहले वो ऊपर जाएगी, रुकेगी और फिर वापस आएगी। तो एक वन डायमेंशन मोशन ये है, देखना ध्यान से, और एक वन डायमेंशन मोशन ये है। दो वन डायमेंशन मोशन का ये कॉम्बिनेशन है, बस तुमको इतनी बात दिमाग में बिठानी है, क्योंकि इतनी बात अगर दिमाग में क्लियर है फिर सब क्वेश्चन हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट यही है। बोलिए। अब ग्रेविटी का इफेक्ट कौन से डायरेक्शन में है? तो ग्रेविटी का इफेक्ट तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में तो कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, और वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी उसके बारे में क्या कहोगे? तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पहले कम होगी, जीरो होगी और फिर बढ़ेगी, जस्ट लाइक मोशन अंडर ग्रेविटी। बोलो। तुम्हें सिंपली एक बात दिमाग में रखनी है कि तुम्हें दोनों डायमेंशन अलग अलग सॉल्व करने हैं बस। क्वेश्चन में तुम्हें एक साथ दिया होगा, वेक्टर दिया होगा एक साथ में 2i कैप प्लस 3j कैप, बट तुम्हें 2i कैप को अलग कंसीडर करना है, 3j कैप को अलग कंसीडर करना है। बेसिक मतलब यही है इसका। बोलिए। तो जरा बताओगे कि इसका इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितना आएगा? तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स में आएगा u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी वाई में आएगा u sin थीटा। तो जरा देखते जाना u cos थीटा का वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम पहले सॉल्व करते हैं अलोंग वाई एक्सेस। तो अलोंग वाई एक्सेस ऐसे बोल सकते हैं कि पार्टिकल को हमने u sin थीटा का वेलोसिटी दिया, पार्टिकल ऊपर गया, रुका और फिर वापस आया। तो जब ये वापस आएगा और ग्राउंड पे टकराने वाला होगा, तो क्या फिर से इसका वेलोसिटी u sin थीटा ही होगा? कोई बताएगा टाइम कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोगों ने टाइम क्या लिखा था? u स्पीड से अगर किसी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं u टू स्पीड, यू साइन थीटा बाई जी। तो 2u/g लिखा था मोशन अंडर ग्रेविटी में, यहाँ u की जगह u sin थीटा आ गया है, तो टाइम हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। इसी तरह से अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट कितना होगा नोट करते जाओ। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u/2 तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये दो चीजें तो निकल के आएंगी हमारी वाई डायरेक्शन से। अब आते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक ये इसका
बेसिक फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल का, और एक ये फॉर्मूला है जो मैक्सिमम हाइट का है। देखो ध्यान से, यहाँ तक जो बातें हुई पहले बताओ इसमें कोई डाउट है तो। और एक्स एक्सिस के अलावा ध्यान रखना यू एक्स जिसकी वैल्यू है यू कॉस थीटा, ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इतने ही टाइम में, तो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यू एक्स इंटू टी, तो ये हो जाएगा 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी। इसको हम लोग रेंज बोल रहे हैं, ये जो आर है, तो रेंज की वैल्यू हो जाएगी, निकालेंगे तो क्या आएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हो जाएगा। देखो सबसे पहले बताओ जितनी बातें लिखी हैं अभी कोई भी डाउट है? नो सर। नो सर। ये तो बात हो गई पूरे मोशन की, कि मतलब पूरे मोशन में टाइम कितना है, मैक्सिमम हाइट कितनी है और रेंज कितनी है। ठीक है, अब अगर हमसे कहीं बीच में पूछ ले कि नहीं बीच में बताओ टाइम टी पे, जब पूरा मोशन नहीं हुआ है, आधे रास्ते पे ही या आधे से भी कम रास्ते पे, तो आफ्टर टी टाइम अगर हमें इसका वेलोसिटी वी वाई निकालना है यानी वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट इसका हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। बताना ये कौन से हिसाब से लिखा है, कहीं भी डाउट है किसी स्टेप में तो बताना। और वी एक्स का वैल्यू तो कभी भी यू कॉस थीटा होगा। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में और टाइम डिपेंडेंस के साथ, तो ये बनेगी यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये उसकी वेलोसिटी हो गई किसी भी टाइम पे। बोलो सर हाँ। सर ये वी वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, नहीं सर ये वाला हम ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है, हम लोग वाई डायमेंशन सॉल्व कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा। यू साइन थीटा, यस सर। एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन है माइनस जी, टाइम कितना है टी, और वी वाई निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं इसमें हम लोग? फर्स्ट लगा सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस सर, फर्स्ट लगा सकते हैं। बस यही लगाया। ओके सर। ठीक है, अब अगर मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए y कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं। सेकंड इक्वेशन होगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। बस ये कि सारी चीजें y वाली रख रहे हैं, सारी चीजें u a सब y वाला रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो ध्यान से, और x को क्या लिखेंगे, तो x तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू टी, क्योंकि x डायरेक्शन में कांस्टेंट है वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। इसी तरह से अगर किसी भी टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है, ध्यान से देखो, अगर वो यहाँ पे अल्फा एंगल बना रही है, तो क्या ये भी लिख सकते हैं कि जो v cos अल्फा होगा वो हर टाइम पे u cos थीटा के इक्वल होगा। v cos अल्फा जो होगा मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन प्रोजेक्टाइल, वो पूरे मोशन में सेम ही रहेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई जीरो होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, लेकिन यू एक्स अभी भी होगा। यस सर। ठीक है, देन एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ इक्वेशन। तो बताओगे एक्स और वाई में इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, पाथ इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? क्या हमें एक्स और वाई मालूम है? एक्स और वाई की वैल्यूज हमें मालूम है क्या? तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू टाइम के फंक्शन में मालूम है, टाइम के फंक्शन में दी हुई है, क्यों भाई? लेकिन हमें चाहिए केवल एक्स और वाई में रिलेशन, टाइम नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या टाइम को एलिमिनेट कर सकते हैं? किस में से एलिमिनेट कर दें? तो टाइम को हम इन दोनों में से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, तो हमें एक्स और वाई में रिलेशन मिल जाएगा। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, टाइम की वैल्यू है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है,
और इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 3 में, तो देखो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको y और x में एक रिलेशन मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ कि ये इक्वेशन हमारे किस काम की है, ये भी बताओ। ये इक्वेशन हमको बेसिकली क्या बता रही है? तो भाई मतलब ये प्रोजेक्टाइल जिस जिस कोऑर्डिनेट से गुजर रहा है वो सारे कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में डालने पे सेटिस्फाई होने चाहिए। या हमें पूछा जाए कि किसी x पे y क्या है या किसी y पे x क्या है, तो वो भी हम इसी से निकाल सकते हैं। कौन से y पे क्या x है, कौन से x पे क्या y है, ये दोनों चीजें निकल आएंगी यहाँ से। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और एक फॉर्मेट में चेंज करते हैं। अगर हम इसमें से x टेन थीटा कॉमन ले लें, देखो ध्यान से, तो ये आएगा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर, एक्स टेन थीटा कॉमन लिया है तो जी एक्स अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा टेन थीटा। और अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो ये होगा एक्स टेन थीटा 1 माइनस, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा जी एक्स अपॉन टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी की वैल्यू आर लिख सकते हैं ना? तो यहाँ से ये फॉर्मूला एक फॉर्मेट में और आ जाएगा, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज फॉर्म, मतलब रेंज वाले फॉर्मूले में आ गया ये। नोट करो इतना, नोट करिए इतना। Excuse me, sir. Sir. So your mic is off. सॉरी, तो मैं कहाँ तक था लास्ट क्लास में, लास्ट कहाँ तक था? Range form of equation. हाँ, रेंज फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कोई डाउट नहीं, ये तो हो गया ना कंप्लीट। देन रेंज को अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो रेंज को मैक्सिमाइज करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू 45, तो रेंज मैक्सिमम की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी। ये वैल्यू सबको मालूम होगी, ये तो याद होगा पॉइंट। साइन टू थीटा को मैक्सिमाइज करेंगे, साइन टू थीटा को मैक्सिमम करेंगे तो 1 आएगा। और 1 कब बनेगा? जब टू थीटा 90 होगा। टू थीटा 90 का मतलब थीटा 45, पहला पॉइंट। दूसरा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये कि अगर हम थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं 90 माइनस थीटा से इस वाली इक्वेशन में, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दें अगर, तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा अगर रखेंगे तो ये फिर से वही बन जा रहा है।
इसका मतलब रेंज वाले फॉर्मूले में या थीटा रखो या थीटा 90 माइनस थीटा रखो, दोनों केस में हमको रेंज सेम मिल रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे थ्रो करो या 90 माइनस थीटा पे थ्रो करो, दोनों केस में रेंज सेम आएगी। नोट करो इतना पॉइंट। तो इसको हम ऐसे डायग्राम से भी बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे थ्रो करेंगे या फिर इसको हम 90 माइनस थीटा पे थ्रो करेंगे, दोनों केस में रेंज सेम है। लेकिन क्या दोनों केस में मैक्सिमम हाइट अलग अलग है और टाइम भी अलग अलग होगा? तो एक काम कर सकते हो कि टाइम का रेशियो क्या होगा और मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा, निकाल सकते हो। मतलब थीटा पे थ्रो कर रहे हैं और 90 माइनस थीटा पे थ्रो कर रहे हैं, तो टाइम्स का क्या रेशियो बनेगा और मैक्सिमम हाइट का क्या रेशियो बनेगा, निकालो। इसके अलावा पीछे का कोई पॉइंट मुझे दोबारा बताना है तो पूछिए। सर tan थीटा। करेक्ट। देखो एक केस में क्या करेंगे भाई, देखो इसमें ऊपर निकालेंगे तो साइन थीटा आएगा और इसमें साइन 90 माइनस थीटा आएगा, तो साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा बनेगा, तो इट बिकम्स tan थीटा। ठीक है, और h1 अपॉन h2 बन जाएगा उसमें tan स्क्वायर थीटा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो पोजीशन वेक्टर को भी लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो एक्स की जगह होगा यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप, और वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, वाई की जगह लिख सकते हैं यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। तो ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया किसी भी पॉइंट पे जब वो होगा। ठीक है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग मोशन कहाँ पे होगी, बताओगे? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग मोशन कहाँ बनेगी? Maximum height. मैक्सिमम हाइट पे कितनी होगी अगर लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर, और वी मिनिमम कितना होगा, वी मिनिमम मैक्सिमम हाइट पे होगा विच इज यू कॉस थीटा। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर लिखनी हो तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो देन
देन एक पॉइंट आता है, हालांकि कम इंपॉर्टेंट है बट देख लो थोड़ा है, रेडियल एक्सीलरेशन कॉमा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रेडियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड का केस है अगर, तो किसी भी पॉइंट पे ध्यान से देखना, हमने इसको थ्रो किया है u स्पीड से थीटा एंगल पे, किसी भी पॉइंट पे इसकी स्पीड v है, और मान लेते हैं कि ये जो स्पीड है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, अल्फा। तो क्या हम लोग एक रिलेशन ये लिख सकते हैं कि v cos अल्फा जो होगा वो डेफिनेटली u cos थीटा के इक्वल होगा। इस रिलेशन में तो कोई डाउट नहीं। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना होगा, तो देखो पार्टिकल जब हवा में है तो उसका टोटल एक्सीलरेशन तो g है। अब इस g का ही एक कंपोनेंट रेडियल है और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल है, तो बताओ कि कौन सा टेंजेंशियल होता है और कौन सा रेडियल होता है। ये वाला एंगल अल्फा बनेगा, कौन सा कंपोनेंट रेडियल बनेगा, तो देखो वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर होगा वो बनेगा रेडियल, रेडियल होगा g cos अल्फा, और वेलोसिटी के जो अलोंग होगा वो होगा टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल बनेगा g sin अल्फा। तो कभी हमसे ऐसा भी कह सकता है कि रेडियल एक्सीलरेशन बताओ, टेंजेंशियल बताओ, तो रेडियल हो जाएगा g cos अल्फा, टेंजेंशियल हो जाएगा g sin अल्फा। अल्फा कौन सा एंगल है ये क्लियर है, अल्फा उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वेलोसिटी का। अच्छा एक फॉर्मूला और है, रेडियल एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई आर। तो हम लोग अगर r निकालना चाहें तो r की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन ए आर, तो v की वैल्यू रख देना और ए आर की वैल्यू हो गई g cos अल्फा। तो एक फॉर्मूला ये भी है, v हमें उस पॉइंट का रखना पड़ेगा और v स्क्वायर अपॉन g cos अल्फा। बेसिक बात यही है कि हॉरिजॉन्टल मोशन अलग सॉल्व करना है, वर्टिकल मोशन अलग सॉल्व करना है बस। ठीक है, सर इसको उस केस में यूज करेंगे जहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रही होगी, वैसे तो नॉर्मली जी को ही लेंगे। नहीं नहीं बस यही है नॉर्मल जी ही लग रहा है। एक्चुअली क्या है ना, एक्सीलरेशन के दो काम है, एक है रेडियल और एक है टेंजेंशियल, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में दोनों काम हो रहे हैं, मतलब जी ही दोनों दोनों एक्सीलरेशन जी प्रोवाइड कर रहा है। जी का एक कंपोनेंट रेडियल है, पार्टिकल ऐसे सोचो ना, पार्टिकल मुड़ रहा है और पार्टिकल की स्पीड भी चेंज हो रही है, तो स्पीड चेंज करने का काम होता है टेंजेंशियल का और मोड़ने का काम होता है रेडियल का, तो दोनों हो रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ। तो जी का ही एक कंपोनेंट रेडियल है और जी का ही एक कंपोनेंट टेंजेंशियल है। कौन सा रेडियल है कौन सा टेंजेंशियल है, जो जो वेलोसिटी के अलोंग है वो टेंजेंशियल है, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो रेडियल है। ओके सर। देखो इसमें क्वेश्चंस डीपीपी से ही करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हालांकि ये प्रोजेक्टाइल नहीं है लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि कॉन्सेप्ट वही है इसलिए ट्राई करो। देखो वेरी गुड, देखो है क्या, वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप। तो देखो क्या ये वी एक्स है और क्या ये वी वाई है, तो देखो वी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वी एक्स को लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स बाई डी टी, तो ये के वाई है, और वी वाई को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू के एक्स है। तो एक काम करो, अगर इनको डिवाइड कर दें तो हमको डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो ये एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम लोग वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, अब क्योंकि लिमिट्स तो दी नहीं है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, तो इनडेफिनेट करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसमें
ये देखो 28 देखो, देखो इसमें क्या क्या दिया है, पहले ध्यान से लिखो। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी 3 आई कैप। तो मैंने पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी बना दी और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अब इसका एक्सीलरेशन हम अलग अलग दिखाएंगे। इधर की तरफ एक्सीलरेशन है 6 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर की तरफ एक्सीलरेशन है 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, अब कह रहा था एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट व्हेन वाई कोऑर्डिनेट इज 32 मीटर। तो जब वाई कोऑर्डिनेट 32 होगा तब। अब ये बताओ कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हम क्या करेंगे कि टाइम निकालेंगे कि कितने टाइम के बाद उसका वाई कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 32 मीटर होगा। तो हम यूज करते हैं अलोंग वाई पहले। तो अलोंग वाई एक्सिस हम लोग अप्लाई करेंगे, वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो वाई की जगह 32, यू वाई 0 है, और ए वाई की जगह 4 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। तो तुम देखो यहाँ से हमें टी की वैल्यू 4 सेकेंड मिल जाएगी, यानी 4 सेकेंड के बाद इसको जो वेलोसिटी होगी वाई डायरेक्शन में, 4 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी, 4 सेकेंड के बाद ये वाई डायरेक्शन में 32 मीटर पे पहुंचेगा। तो पूछा है 4 सेकेंड बाद एक्स डायरेक्शन में कहाँ होगा। तो अब अलोंग एक्स एक्सिस सॉल्व कर लो। तो अलोंग एक्स एक्सिस एक्स की वैल्यू हो जाएगी यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो यू एक्स मतलब 3 इंटू 4 प्लस हाफ 6 इंटू 4 स्क्वायर। तो ये कितना आता है, 60 मीटर्स आता है ना। यस सर, डी आंसर। क्लियर है। तुम्हें इस क्वेश्चन में ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्स अलग है और वाई अलग है, बस। ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं है। हालांकि इसका जो मोशन होगा वो पैराबोला पे ही होगा। इसका पाथ कैसा होगा इस क्वेश्चन में, पाथ ऑफ पार्टिकल अगर पूछ लिया जाए तो पाथ ऑफ पार्टिकल क्या होगा, तो पाथ ऑफ पार्टिकल पैराबोला ही होगा, क्योंकि जो इसका एक्सीलरेशन है और इसकी जो वेलोसिटी है इसके बीच में एंगल कुछ और एंगल है, नॉट इक्वल टू 0 180 है। तो नॉट इक्वल टू 0 180 है मतलब पैराबोला है। ठीक है, और देखो ये 31 भी देखो, ये भी देखा जाए तो आइडेंटिकल क्वेश्चन है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 जे कैप, यानी वेलोसिटी हो गया इसका y डायरेक्शन में 5 जे कैप, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4 जे कैप, मतलब y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन हो गया 4 और x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन हो गया 10। अब कह रहा है कि कुछ देर के बाद यानी t टाइम के बाद इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 20 वाई नॉट, यानी x कोऑर्डिनेट 20 है। तो ये पता करना है कि x कोऑर्डिनेट कितनी देर के बाद 20 होगा। तो फिर से वही क्वेश्चन हो गया, तो अलोंग x एक्सिस पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अलोंग x एक्सिस लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो तुम देखो यहाँ से t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई, और t 2 सेकेंड आया, यानी अब दो ऑप्शन है b और c में से कोई एक सही होगा। तो अलोंग y एक्सिस y कहाँ पहुंचेगा उतनी देर में, तो अलोंग y एक्सिस में देखोगे तो पहुंचेगा y इज इक्वल टू 5 इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 18 मीटर। कर लिया होगा सभी ने। यस सर। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि प्रोजेक्टाइल है तो अलग है, प्रोजेक्टाइल और कोई भी 2 डायमेंशन मोशन सेम ही है। प्रोजेक्टाइल हो या कोई भी 2 डायमेंशन मोशन हो, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल में ही फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अदर टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, जिसमें से एक प्रोजेक्शन है अगर हम बिल्डिंग के हाइट से किसी को थ्रो करते हैं,
पार्टिकल को थ्रो करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये h हाइट की बिल्डिंग है और इस h हाइट की बिल्डिंग से हमने ऊपर से थ्रो किया है थीटा एंगल पे, तो इसका पाथ कैसा होगा? तो ये पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे, बाकी सारे कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो अगेन प्रोसेस सेम है जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। पहले हम इसका y डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखेंगे। y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा। और y डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन है माइनस जी। x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? x डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा। x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब u cos थीटा कांस्टेंट है। तो पहले हम इसका y कंपोनेंट सॉल्व करेंगे। y में ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। अब ये बताओ कि जहां से चला और जहां पहुंचा उसके बीच में y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्या बोल सकते हैं y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट h है? बोलो। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर ले रहे हैं, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट h नहीं लिखेंगे, माइनस h लिखेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे पहले y डायरेक्शन में। अलोंग y एक्सिस u की वैल्यू हो गई u sin थीटा, एक्सीलरेशन की जगह हो गया माइनस जी, टाइम की जगह हो गया t, और डिस्प्लेसमेंट की जगह माइनस h। तो ये सारी वैल्यू उठा के रख देते हैं। s इज इक्वल टू यू टी एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से तुम्हें t निकल आएगा। अब ये t हम लोग इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक में से जो पॉजिटिव वाला आंसर होगा वो लेना पड़ेगा। तो अभी छोड़ देते हैं, मान लेते हैं t निकल आया। और t आ गया तो रेंज कैसे आएगा? t आ गया तो रेंज कैसे आएगा? तो रेंज को लिखेंगे हम लोग ux इंटू टी। तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। अच्छा, हमसे ये भी पूछ सकता है कि टकराने के ठीक पहले इसका x डायरेक्शन का वेलोसिटी और y डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा? तो x डायरेक्शन का तो निकालना नहीं है, x डायरेक्शन का तो इतना ही होगा u cos थीटा। y डायरेक्शन की वेलोसिटी बताओगे कैसे निकालेंगे? तो भाई, तो इसके लिए फिर से अलोंग y एक्सिस हम लोग अप्लाई करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से ये वेलोसिटी निकल के आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, a की जगह माइनस जी और y की जगह माइनस एच, तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ क्या आएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2gh अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है। और दूसरा केस हो सकता है, अगर हम इसको h हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, ये तो हमने एंगल पे थ्रो किया है। अगर हम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो इस तरह से बनेगा। तो जरा निकालोगे इसका रेंज क्या आएगा, टाइम क्या लगेगा, रेंज कितना होगा, टाइम कितना लगेगा, ग्राउंड पे टकराने से पहले वेलोसिटी क्या होगी? कम से कम ये तीन चीजें तो निकालो। देखो वाई डायरेक्शन में कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन बदलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो देखो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और ये जो u है ये पूरा का पूरा ux है। अब अगर किसी पार्टिकल को तुमने रेस्ट से ड्रॉप किया है, वाई डायरेक्शन का मोशन की बात कर रहा हूं, तो उसको टाइम कितना लगेगा? तो टाइम तो सीधे सीधे अंडर रूट 2h/g हो जाएगा। और x डायरेक्शन में कितना ट्रैवल करेगा? तो वो हो जाएगा ux इंटू टी। तो ये आ जाएगा u अंडर रूट 2h/g। तो ये इसका रेंज हो जाएगा। देखो, यस सर। और टकराने के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी, तो टकराने के ठीक पहले x वाली वेलोसिटी तो u ही रहेगी, और y वाली जो वेलोसिटी है वो हम मोशन अंडर ग्रेविटी से भी लिख सकते हैं कि ये अंडर रूट 2gh हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 थी। ठीक है। अच्छा, एक मैं थ्योरी नहीं बताता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम क्वेश्चन ही करके बताओ कितना आएगा। मान लेते हैं 80 मीटर का ये हाइट है, और यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से
और लेट से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे। तो हमें बताना है कि ये प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होगा। नीचे की तरफ थ्रो किया है 30 डिग्री पे, नीचे की तरफ 30 डिग्री पे थ्रो किया है, तो उसका रेंज कितना आएगा। रेंज और टाइम, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा तभी रेंज आएगा। निकालो। सिंपली फिर से यही करना है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखा होगा तो ये आएगा 20 cos 30, तो ये आएगा 10√3। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे तो ये आएगा 20 sin 30 विच इज 10। अब जरा ध्यान से देखना, वर्टिकली उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो जरा ध्यान से देखना, अलोंग वाई एक्सिस उसका वेलोसिटी भी निगेटिव आएगा, एक्सीलरेशन भी निगेटिव है, और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव है। तो ये सारी चीज़ें अगर रखेंगे तो 80 इज इक्वल टू -10t माइनस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। बोलो, तो यहाँ से ये क्या आता है, ये कैंसिल होके बचेगा टी स्क्वायर प्लस टी -16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू 2 तो नहीं आ रही है। क्या गड़बड़ किया। सर टी को ऊपर वाली वैल्यू यूज कर ली, √2h/g वाली, इसलिए गलत आ रही है। उससे 2 आ रही है वरना इससे 2 नहीं आ रही। दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब कि एकदम सीधे, थीटा 0। सर 2t नहीं होगा। हाँ सर 2t नहीं होगा। 2t होगा सर। हाँ 2t होगा, ठीक है। तो -2, ठीक है। अभी कितना आएगा यहाँ से ये, यस सर, मेरा ये आ रहा है। -1 प्लस 68 में 4 बाहर कर लो, क्या बचेगा। √17 आ रहा है, ठीक है ना। और रेंज की वैल्यू हो जाएगी 10√3 इंटू टी, तो ये आएगा 10√3 इंटू √17 -1 मीटर। ये आंसर बनेगा। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। बोलिए क्या डाउट है। दोनों डायमेंशन अलग अलग करने हैं, बेसिक बात इतनी सी है। यस ठीक है। और एक और इंक्लाइंड है, एक और प्रोजेक्शन है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड, अलोंग इंक्लाइंड। अगेन इसमें भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई फॉर्मूला यूज करो, तुम बेसिक बात समझो क्या है। देखो अभी तक हम लोग प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे थे ग्राउंड्स पे, बिल्डिंग की हाइट से। अब इस बार हम लोग प्रोजेक्टाइल थ्रो करने वाले हैं इस इंक्लाइन पे, ठीक है। तो हमने मान लेते हैं कि u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा। अब थीटा जो एंगल है वो हम लोग हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं, ध्यान से देखो, थीटा एंगल हम लोग हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं। तो इस प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होगा, तो देखो अगर ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड होता तो वो इस तरह का आता, लेकिन ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, तो इसका मतलब है कि जहां पे ये इंक्लाइन खत्म हो जाएगा वहीं पे इस प्रोजेक्टाइल का मोशन भी खत्म हो जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल बस वहीं तक का होगा। तो कई बार हमसे पूछता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या हुआ, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लाइंड के रिस्पेक्ट में होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इंक्लाइन के अलोंग ले लेंगे एक्स एक्सिस और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ले लेंगे वाई एक्सिस। मतलब अपने एक्स और वाई एक्सिस को रोटेट कर दिया है अल्फा एंगल पे, ध्यान से देखो। तो हमारा ग्रेविटी भी चेंज होगा। ग्रेविटी कैसे लिखेंगे, अब जरा ग्रेविटी ध्यान से देखो। ग्रेविटी लिखने के लिए ये ग्रेविटी का एक्चुअल डायरेक्शन है और ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन वाला होगा जी कॉस अल्फा और इस डायरेक्शन वाला होगा जी साइन अल्फा।
यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सीलरेशन है वो माइनस जी साइन अल्फा है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सीलरेशन है वो माइनस जी कॉस अल्फा है। ये बताओ पहले तो, एक्स वाई एक्सिस को हमने रोटेट कर दिया है, अब जो नए एक्स वाई एक्सिस हैं वो अलोंग द इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, तो एक्सीलरेशन के भी कंपोनेंट कर लिए, जी कॉस अल्फा जी साइन अल्फा, पहला काम यही करना है। ठीक, फिर दूसरा काम ये करना है कि ये जो वेलोसिटी है इसके कंपोनेंट कर लो। इधर की तरफ आएगा u cos थीटा माइनस अल्फा, और इधर की तरफ आएगा u साइन थीटा माइनस अल्फा। देखो, यानी ux की वैल्यू बनेगी प्लस में u cos थीटा माइनस अल्फा, और uy की वैल्यू बनेगी प्लस में u साइन थीटा माइनस अल्फा। यहां तक कोई डाउट है? बताओ भी किसी को, पहले सबसे पहले। हाँ सर। ठीक, तो अब यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो बस आगे का प्रोसेस फिर से सेम है। अब तुम ये बताओ कि वाई डायरेक्शन में जो शैडो होगी, मान लो इधर से लाइट आ रही है, तो वाई डायरेक्शन की शैडो का मोशन कैसा है? वाई डायरेक्शन में जो शैडो बन रही होगी वो कैसे जा रही होगी? ऊपर जा रही होगी, रुकेगी और वापस नीचे आ रही होगी। तो ये मोशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड में कर रहे थे, और ग्राउंड टू ग्राउंड में टाइम लिखा था 2u/g, यहाँ u की जगह ये वाला u यूज कर लेंगे, बस टाइम लिखेंगे तो उतना ही, 2uy/ay। तो 2uy की जगह होगा u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, मैग्नीट्यूड लिखेंगे केवल। और उसको रेंज कितनी कवर की? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। देखो, निकाल नहीं रहे हैं, वैल्यू रख देना, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हो जाएंगे, फिर क्या क्या याद करोगे। बेसिक बात ध्यान में रखो। बोलो, ए रख दो, टाइम रख दो, यू रख दो, निकल आएगा सब। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए अगर, तो वो पहले की तरह यू स्क्वायर अपॉन 2g लिखा था, यहाँ यू स्क्वायर अपॉन 2ay हो जाएगा। प्रोजेक्शन अलोंग इंक्लाइन के दो केस हम लोग पढ़ते हैं, एक अप द इंक्लाइन और एक डाउन द इंक्लाइन, दोनों एक जैसे ही है, नोट कर लो। तो ये वाला एंगल अल्फा है, मान लेते हैं कि हमने इसको इधर की तरफ थ्रो किया u स्पीड से, इधर से थीटा एंगल पे, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ऐसे जाएगा। फिर से इधर की तरफ ले लेंगे y एक्सिस, और इधर की तरफ ले लेंगे x एक्सिस, इधर की तरफ आएगा g cos अल्फा, ये तो याद हो जाना चाहिए, और इधर की तरफ आएगा g sin अल्फा, डाउन द इंक्लाइन g sin अल्फा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन g cos अल्फा। तो ax की वैल्यू इस बार प्लस g sin अल्फा होगी, और ay की वैल्यू अभी भी माइनस g cos अल्फा है। ux की वैल्यू इस बार होगी प्लस u cos थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, और uy की वैल्यू होगी प्लस u साइन थीटा प्लस अल्फा। आगे का प्रोसेस लिख लो, क्या बनेगा बताओ। टाइम क्या लिखोगे, रेंज क्या लिखोगे, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखोगे। तीन चीजें लिख लो, टाइम, रेंज और y की मैक्सिमम वैल्यू। फॉर्मूले याद करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, फिर वो जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक बात ध्यान रखो कि हमें कोई भी मोशन दिया हुआ है उसको x में और y में रिजॉल्व कर लेना है, इसको बोलते हैं रिजॉल्व करना। तो x में अलग वेलोसिटी है, y में अलग वेलोसिटी है, x में अलग एक्सीलरेशन है, y में अलग एक्सीलरेशन है, और हम इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि वन डायमेंशन मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो x और y में अलग अलग लगाएंगे। मोशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशंस।
बोलिए। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बताना, जैसे मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री का इंक्लाइंड है और इस पे हमने पार्टिकल को इधर से 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, तो हमें निकालना है टाइम कितना लगेगा और रेंज अलोंग द इंक्लाइन क्या होगी। निकालोगे? रेंज अलोंग इंक्लाइन एंड टाइम टेकन। 45 डिग्री का इंक्लाइंड है, u का वैल्यू चाहो तो ले लो, u का वैल्यू है 10। निकालो। देखो तरीका समझना है इसको करने का, फॉर्मूला कुछ नहीं है। सबसे पहला काम है तुम्हारा x एक्सिस y एक्सिस ले लो, तो y एक्सिस इधर की तरफ हो गई, x एक्सिस इधर की तरफ हो गई। बोलो। फिर g के कंपोनेंट कर लो, इधर की तरफ कंपोनेंट होगा g cos 45 और इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा g sin 45। ठीक है। अब ये बताओ कि u के कंपोनेंट क्या करेंगे। तो u का सारा वेलोसिटी y डायरेक्शन में ही है, u का x डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। ठीक है। तो y डायरेक्शन में जाएगा और वापस आएगा, तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम निकालते हैं y से, 2uy अपॉन ay। तो ये हो जाएगा 2uy अपॉन ay की जगह आएगा 5√2 आएगा ना। तो ये आंसर क्या 2√2 आएगा। और x डायरेक्शन में रेंज निकालनी है, तो ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, ax की जगह आएगा 5√2 और टी स्क्वायर का मतलब है 8। कितना बनेगा ये 20√2। क्यों भाई, टाइम का वैल्यू 2√2 और रेंज का वैल्यू 20√2 आ रहा है क्या यही। यस सर। यस सर। क्लियर है ना। तो वैसे इंक्लाइंड का क्वेश्चन मुझे लगता नहीं ज़्यादा आया है कुछ, एक है क्वेश्चन ये आया हुआ जो, देखो ये वाला करो। इंक्लाइंड ज़्यादा नहीं आया है, ग्राउंड टू ग्राउंड वाले पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। कैलकुलेशन है नहीं हो रहा है। अब देखो इसमें अगर हम ax निकालेंगे तो ax की वैल्यू आएगी माइनस जी साइन 30 और ay की वैल्यू आएगी माइनस जी कॉस 30। ux लिखेंगे तो ये आएगी 2 कॉस 15 डिग्री और uy लिखेंगे तो ये आएगा 2 साइन 15 डिग्री। तो पहले टाइम निकाल लो, तो टाइम होगा 2uy अपॉन ay, तो ये होगा 2 इंटू 2 साइन 15 अपॉन ay का मतलब है g cos 30। छोड़ दो ऐसे ही। और x चाहिए तो x की वैल्यू हो जाएगी ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। तो ux का मतलब हो गया 2 cos 15 इंटू टी, टी का मतलब हो गया 2 इंटू 2 साइन 15 अपॉन जी cos 30 एंड प्लस हाफ ax की जगह आएगा माइनस जी साइन 30 और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर 15 अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30। तो देखो चाहो तो दोनों को 30 में कन्वर्ट कर सकते हो, इधर वाले में भी 2 साइन ए कॉस भी आ रहा है तो साइन 2a बन जाएगा, और इधर वाले में भी साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको भी तुम कॉस 2 थीटा में डाल सकते हो। करो कैलकुलेशन तो है ही बस, और कुछ है नहीं। कितना आता है इसमें आंसर 19 में आना चाहिए, बी दिया हुआ है देखो 20 सेंटीमीटर के आसपास। एक और तरीका इसी क्वेश्चन को करने का क्या है, वो तुम थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होगे तो तुम्हें और भी चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन को इंक्लाइन की नज़रों से ना देखें, मतलब इसको हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मान लें,
देखना ध्यान से। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है ये, जिसको हमने 2 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है, और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना है 45 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या हुआ है, हमसे पूछा ये हुआ है कि 30 डिग्री पे जो लाइन है, वो लाइन इस प्रोजेक्टाइल को अगर पी पॉइंट पे मीट कर रही है तो ये डिस्टेंस कितना है आर, यही तो पूछा है ना हमसे। अब ये बताओ कि अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर कॉस 30 कॉमा आर साइन 30 होंगे, बताओ। और हमें आर निकालना है, तो इस इक्वेशन का ट्रेजेक्टरी क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y की जगह लिख दो आर साइन थीटा, x की जगह लिख दो आर कॉस थीटा, और थीटा की जगह 45 आएगा, क्योंकि ये तो ग्राउंड से एंगल लेते हैं ना। थीटा की जगह 45, यू की जगह 2 मीटर पर सेकेंड, और तुम देखोगे आर का वैल्यू निकालना है हमें। दूसरा मेथड ये है, बोलो। दूसरा वाला समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, तो इन दोनों से ही क्वेश्चन ये कंप्लीट जरूर कर लेना। सर एक बार ये वाला दोबारा बता दीजिए। इसमें मैंने ये कहा कि तुम ये छोड़ दो थोड़ी देर के लिए कि ये इंक्लाइंड है, हटा दो इसको। तो क्या ये प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री पे थ्रो हुआ है ग्राउंड से? यस। अगर ग्राउंड से 45 पे थ्रो हुआ है तो पार्टिकल इस तरह से जाएगा। अब हमें पता क्या करना है, हमें ये पता करना है कि अगर हम 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करें तो 30 डिग्री वाली लाइन को ये कहाँ पे मीट करेगा। तो अगर ये 30 डिग्री वाली लाइन है और ये डिस्टेंस हम लोग आर ले रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट, ये देखो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस 30 और ये हो जाएगा आर साइन 30। तो बोल सकते हैं ना कि ये आर कॉस 30 आर साइन 30 से पास हो रहा है प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल जिस भी पॉइंट से पास होगा ये वाली इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगी। बस ये कॉन्सेप्ट है। यस। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल में तो फॉर्मूले और जो बातें हैं वो इतनी ही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, फिर एक छोटा सा पॉइंट और कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है तो, और वो है रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, तो देखो वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन से मतलब ये है, रिलेटिव मोशन कैसा भी हो, 2 डायमेंशन हो या 1 डायमेंशन, एक बात जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो ये है कि जैसे मान लेते हैं कि पार्टिकल ए है आर ए पोजिशन वेक्टर पे और वो वी ए वेलोसिटी से जा रहा है, देखो, और दूसरा पार्टिकल है आर बी पोजिशन वेक्टर पे और ये वी बी वेलोसिटी से जा रहा है, देखो ध्यान से। तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव मोशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में आंसर करेंगे तो हमें फिर एक पार्टिकल रेस्ट पे नजर आएगा। ठीक है, रिलेटिव ऐसे समझो, हम कोई भी मोशन ऑब्जर्व करते हैं तो वो रिलेटिव होता है, मतलब किसी ना किसी की तो रिलेटिव में होता ही है, चाहे वो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में हो। और हमारी टेंडेंसी ऐसी है, माइंडसेट ऐसा है कि हम हमेशा अपने रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं। जैसे सपोज हम लोग जब ट्रेन में सफ़र करते हैं, ठीक है, तो बोलते नहीं कि भाई दिल्ली आ गया कि नहीं आ गया, लखनऊ आ गया कि नहीं आ गया। अब तुम ऐसा सोचो यार दिल्ली और लखनऊ थोड़े ना आने वाला है, हमें पहुंचना है ना वहाँ पे, लेकिन हम हमेशा अपने रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि हमारे रिस्पेक्ट में तो ट्रेन तो रेस्ट पे दिख रही है, बाकी सब पीछे जा रहा है। तो इसको रिलेटिव बोल रहे हैं कि हम फ्रेम जैसे ही चेंज करेंगे हमारे लिए सिचुएशन थोड़ी थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन इवेंट का जो टाइम होता है वो हमेशा सेम रहेगा। इवेंट का मतलब ये है कि अगर कोई इवेंट हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, कहीं से भी देखो वो इवेंट सेम टाइम पे होता है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग कई बार फ्रेम चेंज कर लेते हैं और उसी को हम लोग रिलेटिव मोशन में स्टडी करते हैं। क्या फायदा है इसका, क्या नुकसान है, वो समझ में आएगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर हम
पार्टिकल ए पे बैठ के पार्टिकल बी को देखें, मतलब पार्टिकल ए पे बैठ जाओ यहाँ पे, तो बताओ कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को क्या हम लोग आर बी माइनस आर ए लिख सकते हैं? ये मैंने वेक्टर वाले फॉर्मूले से लिखा है, ये वाला वेक्टर लिखा है, ये वेक्टर है आर बी कॉमा ए। ये कैसे लिखा है, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। कोई डाउट नहीं है इसमें। तो इसको अगर तुम इसी को डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको मिल जाएगा वी बी कॉमा ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। यानी अगर हम ए पे बैठ के बी को देखेंगे तो हमें बी की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, वो हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगी। अगर हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करें तो हमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए। ध्यान रखना कि ये सारी इक्वेशंस जो हैं ये रिलेटिव फॉर्म में ही, वेक्टर फॉर्म में ही एप्लीकेबल हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल रहे हैं, बना लो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। उसी तरह से ये कहलाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब ए पे बैठने के बाद बी का क्या नजर आएगा, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, नोट कर लो इतना पहले। ठीक है। अब मेन आता है कि इसका हमें क्या बेनिफिट है। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 100 मीटर हाइट की ये बिल्डिंग है और हमसे ये कहा गया कि एक पार्टिकल को, पार्टिकल 1 को हमने नीचे की तरफ थ्रो किया है 5 मीटर पर सेकेंड से, और एक पार्टिकल 2 को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है 45 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, सेम टाइम पे t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे। और क्वेश्चन ये है कि व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। अब अगर तुम इसको ग्राउंड से देखो तो एक पार्टिकल का मोशन नीचे की तरफ है, एक पार्टिकल का मोशन ऊपर की तरफ है, दोनों मूव कर रहे हैं। तो ग्राउंड से अगर हमें देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, तो हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, इस पूरी की पूरी सिचुएशन को बदल देंगे किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, यानी 1 के रिस्पेक्ट में या 2 के रिस्पेक्ट में। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 2। तो अब ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब है कि 2 पे बैठ गए। अब 2 पे बैठ गए तो 2 कैसा हो गया, 2 रेस्ट पे हो गया, यानी अब 2 नहीं चलने वाला है। तो 2 पे बैठ के अगर हम 1 को देखेंगे तो सबसे पहले मुझे बताओगे कि 1 की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी 2 पे बैठ के। तो देखो इसका सीधा तरीका क्या है कि 2 की जो वेलोसिटी है 45 ऊपर है ना, 45 ऊपर है, तो इस 45 को माइनस कर दो, पलट दो और इसमें ऐड कर दो। तो माइनस करके करोगे तो ऐड हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी नजर आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी हमें 50 नजर आएगी। 50। बोलो, ये तो हो गई वेलोसिटी की बात। अब आ जाओ एक्सीलरेशन की बात। एक्सीलरेशन इसका भी जी डाउनवर्ड था, एक्सीलरेशन इसका भी जी डाउनवर्ड था। तो अगर एक्सीलरेशन को पलट करके लगाओगे तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। ये बताओ कैसे, क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, दोनों का एक्सीलरेशन जी डाउनवर्ड है। तो अगर एक के रिस्पेक्ट में हम दूसरे का एक्सीलरेशन देखेंगे तो वो 0 नजर आएगा, यानी वो 0 एक्सीलरेशन से कांस्टेंट 50 मीटर पर सेकंड से नीचे आता हुआ नजर आएगा। तो अगर 50 कांस्टेंट से नीचे आ रहा है तो कितनी देर में 100 मीटर कवर करेगा, तो हो गया क्वेश्चन 2 सेकंड में। बोलो, अब कहां पे टकराएगा, ये बात हमको ग्राउंड से बतानी है। तो ग्राउंड से बतानी है तो ये देख लो कि 2 सेकंड में ये पार्टिकल कहां पहुंचेगा। तो 2 सेकंड में ये S1 नीचे आएगा, तो S1 निकाल सकते हैं, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20, यानी कि 30 मीटर फ्रॉम टॉप पे टकराएंगे, 30 मीटर फ्रॉम टॉप से। तो बहुत सारे ऐसे 1 डायमेंशन क्वेश्चन होंगे जहां पे तुम रिलेटिव यूज करोगे तो तुम्हें जल्दी आंसर मिल जाएगा, विजुअलाइजेशन आसान होगा। ये एक्सेलरेशन 0 कैसे लिखा है, ये क्लियर है।
और ये 50 कैसे लिखा है? सर वेलोसिटी 50 कैसे आई? वेलोसिटी 50 ऐसे आई, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये जो लिखा हुआ है कि बी पे बैठ के अगर ए की वेलोसिटी चाहिए, ए पे बैठ के बी की वेलोसिटी, तो बी की वेलोसिटी में ए की वेलोसिटी माइनस कर देंगे। यानी ये जो वेक्टर है इसको माइनस करना है। माइनस करने का मतलब होता है कि इसको पलट देना है। तो ये था 45 ऊपर, हम कर देंगे 45 नीचे। तो जब 45 नीचे करेंगे और 5 भी नीचे है तो 5 और 45 ऐड हो जाएंगे, कितना बन जाएगा? 50 हो जाएगा। Yes. मतलब ये शॉर्टकट हो गया एक तरह से। नहीं तो हम ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। वेलोसिटी ऑफ 1 अगर तुम ध्यान से देखो तो -1 5 है, और वेलोसिटी ऑफ 2 अगर तुम देखो तो 45 है। तो कायदे से करोगे तो ऐसे लिखेंगे, बस एक ही बात है। Yes. ठीक है ना? तो अभी हम इसको और यूज करेंगे, अभी तो जस्ट इंट्रोड्यूस ही किया है। ठीक है ना? अब प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चंस कर लेना डीपीपी में से, ठीक है? और प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चन है वो मैं और भेजे दे रहा हूँ। कल भी मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, तो वो क्वेश्चंस हो गए सारे, या कोई पूछना था तो वही ग्रुप पे ही बता देते।